हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। तो फटाफट मुझे बताएं कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखिए, हमने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ जो है वो ख़त्म कर दी है, लॉ सेमेस्टर एग्ज़ाम की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने देखी भी है, कुछ कमेंट्स मुझे मिले भी थे। तो आई होप यू एंजॉयड दैट सीरीज़। कुछ बच्चों ने लिखा था कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन का एग्ज़ाम था, बहुत मदद हो गई केस लॉ से और चीज़ों से। तो आई एम सो ग्लैड कि आपको जो है इस सीरीज़ ने बहुत मदद की। तो अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दूसरा सब्जेक्ट, दैट इज़ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हालांकि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर होता है, तो ये सब्जेक्ट है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें हम एडीआर के मैकेनिज्म्स की बात करेंगे और बहुत कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। अलग अलग एक्ट्स को जो है वो हम इसमें कवर भी करेंगे कि किस एक्ट में क्या प्रोविजन है। तो आप जो है वीडियो से बिल्कुल जो है वो जुड़े रहिए, और अगर आपको कहीं दिक्कत परेशानी आए तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जो है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम एडीआर जो है वो शुरू करेंगे। ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं हर महीने में इस यूनिट को जो है वो कवर कर पाऊँ। काफ़ी सारे इसमें जो है वो क्वेश्चंस हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर मैंने चला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी परेशानी आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहली यूनिट 1 है। अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारे पास जो है बेटा कुछ टॉपिक्स हैं जो जो हमें डील करना है। कंटेंट, स्कोप, डेवलपमेंट, एडवांटेजेस, ठीक है, डेफिनेशन एंड ओरिजिन, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, लीगल फ्रेमवर्क। हम अलग अलग एक्ट्स को जो है बच्चे इसमें कवर करेंगे। हम इसमें कवर करेंगे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। इसमें हम इन पॉइंट्स को जो है वो कवर करेंगे। तो हम ध्यान में रख के चलेंगे इन सब सारी चीज़ों को। तो मैंने जो है ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन फ्रेम किया है कि कोई भी एरिया जो है वो आपका रह ना जाए और आप आंसर जो है वो उस पर लिख पाएँ। समझे आप मेरी बात को? तो चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है डिफाइन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसके कॉन्सेप्ट को, स्कोप को लीगल सिस्टम में, इंडियन लीगल सिस्टम में है। आप बताइए डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं एडीआर के, कैसे एडीआर जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो इवॉल्व हुआ है इंडिया में। तो हमने एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा ही आए, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है 2 मार्क्स में कि चलो बता दो व्हाट आर दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडीआर, पूछ लें एडीआर क्या होता है। या अकेला क्वेश्चन आ जाएगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एडीआर कैसे इवॉल्व हुआ है इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन कैन कम। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, एडीआर इज व्हाट? एडीआर रेफर्स टू वेरियस मैकेनिज्म्स यूज्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स आउटसाइड द ट्रेडिशनल judicial process. Students, do you understand what is traditional judicial process? Traditional judicial process is what? Outside courts. Courts जो है लेंदी प्रोसेस है, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। बट एडीआर के जो मैकेनिज्म्स हैं दैट आर पॉकेट फ्रेंडली, ईजी हैं, चीप हैं, फास्ट हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने एडीआर को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये वो वाली चीज़ है, नॉन एडवर्शिएबल है, टाइम सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है, लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है। बट ऐसा नहीं है कि ये सारे लीगल कॉन्सेप्ट्स को बच्चे जो है वो रिजॉल्व करता है। कुछ स्कोप इसका लिमिटेड है। बहुत ग्रेव क्रिमिनल केसेस को बिल्कुल नहीं कर सकता है एडीआर, तो आपको स्कोप लिमिटेड है, ठीक है। तो हम एक आप लिख देंगे। आपको ब्लैक लॉ डिक्शनरी लिखना है तो आप लिख दो, नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो कि एडीआर जो है एक ऐसा प्रोसीजर है विच इज़ यूज फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट बाय मीन्स अदर देन लिटिगेशन सच एज आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, नेगोशिएशन। दीज आर सम ऑफ द मैकेनिज्म्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये कुछ मैकेनिज्म्स हैं कि आप मेडिएशन के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू, कंसिलिएशन के थ्रू, जुडिशियल सेटलमेंट के थ्रू अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। समझे? चलिए, तो इसका स्कोप और कॉन्सेप्ट क्या है? वो कहते हैं कि एडीआर जो है वो ग्राउंडेड है, जस्टिस देने के लिए है। 39A कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन किया है स्पेसिफिकली, हमने उसमें ये किया था, जो कि बताता है कि हमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करना है। तो एडीआर भी कुछ इसी तरीके का है। फ्री तो मैं नहीं कहूँगी, हम जो है वो फीस देते हैं, बट स्टिल जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोर्ट की जितनी भी ये कियोस्क क्रिएट हुआ हुआ है इसको कम कर देना, लिटिगेशन की कॉस्ट को रिड्यूस कर देना, एक एमिकेबल सेटलमेंट पे बेटा पार्टीज आ जाए और स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करना। तो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एडीआर जो है वो एप्लीकेबल है, इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सिविल, कमर्शियल, फैमिली, लेबर एंड इवन सर्टेन क्रिमिनल मैटर्स में। पर बेटा सर्टेन क्रिमिनल मैटर्स वो मैटर्स हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं, मैटर्स विच आर कंपाउंडेबल। आई होप यू अंडरस्टैंड कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से हैं। पूरी एक लिस्ट आपको सीआरपीसी में दी गई है, अब बीएनएसएस में दी गई है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिएगा। इसमें दोनों इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स को किया जाता है, पर्टिकुलरली आर्बिट्रेशन एंड कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो अब हम देखेंगे कि इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। आर्टिकल 14 तो है ही, इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, 39A है, लीगल एड एंड प्रमोशन, जस्टिस ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब बात करेंगे और कोड्स में जो है इसका क्या है कि और कोड्स जो है वो कैसे आर्बिट्रेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, दैट इज सेक्शन नंबर 89। ठीक है, तो ये जो है ना सेक्शन नंबर 89, ये जो है ऐड किया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 1999 के अमेंडमेंट से ये आया, कोर्ट को रेफ़र किया, ये मैंडेट किया कोर्ट को कि आपको केसेस को जो है वो आर्बिट्रेशन में रेफ़र करना ही करना है। इनफैक्ट वी हैव वन ऑर्डर 10 एज वेल, जो कि हमें बताता है कि मतलब बहुत बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जिससे हमें ये बात पता चलती है कि अगर कोई केस है और आपसे जज साहब पहले पूछते हैं कि भाई अच्छा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, नहीं है तो लिख कर दे दो कि अगर आपको आर्बिट्रेशन में जाना है तो जैसे हम पूछते हैं ना कि आप वॉलंटरली चीज़ों को बता रहे हो क्या, सिमिलरली आपसे सबसे पहले सिविल डिस्प्यूट में पूछा जाता है कि आप अपना मैटर कोर्ट के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हो कि आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हो। तो दिस इज हाउ यू नो थिंग्स आर प्रमोटिंग एडीआर, राइट। देखिए इसके वर्डिंग्स क्या है। वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट, द कोर्ट शैल फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, मे रेफर द सेम फॉर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग थ्रू लोक अदालत और मीडिएशन। ये भी कुछ मैकेनिज्म्स हैं। तो आपने देखा कि 89 सीपीसी का कहीं ना कहीं एडीआर को बहुत अच्छे लेवल पे बेटा जो है वो प्रमोट कर रहा है। फिर आता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, लोक अदालत लीगल एड के बारे में बताता है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट तो है ही इसी पे बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फैमिली कोर्ट्स एक्ट आता है जो कि सेटलमेंट्स को मतलब कि एक आप ये कह सकते हैं प्रमोट करता है कि आप अपने सेटलमेंट्स को जल्दी से जल्दी फैमिली डिस्प्यूट्स को जो है वो रिजॉल्व कर लीजिए। अब आते हैं what are the various methods of ADR? So you need to understand that a private adjudication process where dispute is resolved by arbitrator अपॉइंटेड बाय द पार्टीज़। इस बात को आप ध्यान में रखना, पार्टीज़ अपने आर्बिट्रेटर को बेटा जो है वो क्या कर सकती हैं, अपॉइंट कर सकती हैं, बिल्कुल। तो हम जो है आर्बिट्रेशन में एक प्राइवेट एडजुडिकेशन होता है जिसमें पार्टीज़ आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती हैं। और अभी आप आगे आगे पढ़ेंगे इस पूरी यूनिट में ना, जो है आप ये मत सोचना कि मैम ने बस इतना ही कराया है। आगे वाली यूनिट्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्रोसीजर कैसे होता है, कितने आर्बिट्रेटर्स होने चाहिए। तो हम हर चीज़ को जो है हर महीने को डील करके चलेंगे। इस यूनिट में बेशक ही कवर ना हो, पर आगे हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो इसे किया जाता है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट से गवर्न होता है, अवार्ड बाइंडिंग है और एनफोर्सिएबल है कोर्ट की डिक्री की तरह, ठीक है। अभी एक जजमेंट आया था कि क्या जो है इसे मॉडिफाई किया जा सकता है, तो हमने कहा था सर्टेन सर्कमस्टांसेस में जो है वो बिल्कुल किया जा सकता है। कंसिलिएशन जो है वो थोड़ा लेस फॉर्मल है, आर्बिट्रेशन से कंसिलिएटर होता है, पार्ट 3 के हिसाब से है, कोई प्रायर अग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर मैं बात करूँ इसकी आर्बिट्रेशन की, तो बेटा वी ऑलवेज नीड प्रायर अग्रीमेंट, वी ऑलवेज नीड प्रायर अग्रीमेंट, राइट। फिर आते हैं मीडिएशन पर। एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो कि दोनों के बीच में मीडिएशन कराती है। हालांकि एग्जाम्पल देना बहुत गलत है, जैसे कि हाल ही में यूएस जो है वो मीडिएटर बना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, बहुत रॉन्ग एग्जाम्पल है, बट आप एग्जाम्पल की तरह से इसको जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर नॉट एक्सप्रेसली कोडिफाइड, कोडिफाइड कहीं नहीं है बट बहुत रिकॉग्नाइज्ड है, इसे यूज़ किया जाता है। वी डू हैव मीडिएशन सेंटर्स। देन कम लोक अदालत, पुराना प्रोसेस है पर अच्छा प्रोसेस है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट से आया था, बाइंडिंग है, फाइनल है, नो अपील इज देयर इन दिस। कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस, सिविल डिस्प्यूट्स, पब्लिक यूटिलिटी केसेस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत पहले से प्रेवलेंट है और इसे काफ़ी यूज़ भी किया जाता था। फिर आते हैं जुडिशियल सेटलमेंट। देखो कोर्ट में चले गए, ठीक है, तो 89 में इसका प्रोसेस दिया ही हुआ है। 89 में दिया हुआ है कि दिस इज़ वन काइंड ऑफ मैकेनिज्म। तो हमने कौन से मैकेनिज्म जान लिए, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट। तो किसी से भी आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सकते हो, समझे मेरी बात को। अब आ जाओ आगे, कैसे एडीआर इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो क्या कहते हैं आया। तो हम
सारे फेजेस की बात करेंगे। क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो अर्ली फेज क्या है, लार्जली कोर्ट सिस्टम पे रिलाई किया जाता था, पर बेटा आपको याद है अपने बहुत पहले अपनी दादी वादी से आपने सुना हो तो तब होते थे पंचायत, ठीक है, पंचायत होता था, पंचायत में बैठ के जो है वो केसेस रिजॉल्व हो जाते थे। अब आते हैं फिर शिफ्ट जो है वो थोड़ा सा टिल्ट बढ़ गया किसकी तरफ, लोक अदालत आया, वहाँ पे होने लगे, फिर ना कुछ केसेस मीडिएशन और कंसिलिएशन में जाने लगे। उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट 1996 हमारे पास जो है ये एक्ट आया जिसने और जितने लॉज थे उनको सबको ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमारे पास अपना खुद का लॉ आ गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली वो इस मॉडल पर बेस्ड था, उन्होंने 89 को जो है वो इंट्रोड्यूस किया सीपीसी में कि हम मीडिएशन के थ्रू अपने केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उन्होंने मीडिएशन सेंटर्स खोले जो और ना एडीआर सेंटर्स खोले। हम इस केस को बहुत बार पढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है पूरी की पूरी 5 मिनट में हम सेलम एडवोकेट के केस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी उन्होंने किया, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, मीडिएशन के इंस्टीट्यूशन को वहाँ पर जो है वो किया गया। तो आपको बस इतनी सी बात लिखनी है, आपको जो है ना धीरे धीरे बताना है कि देखो पहले इनफॉर्मल सिस्टम था, पंचायत थे, फिर लोक अदालत आए, फिर धीरे धीरे जो है मीडिएशन सेंटर्स आए, फिर हमारे पास आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट आया, फिर हमारे पास 1999 के अमेंडमेंट से 89 सीपीसी में ऐड हो गया जिसने हमें एडीआर के मैकेनिज्म्स बताए। तो दिस इज हाउ यू नो एडीआर इवॉल्व्ड इन दर सिस्टम, बस और आपको कुछ नहीं बताना है, दिस इज हाउ यू नीड टू आंसर योर क्वेश्चन। अब आते हैं कि क्या लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। देखो सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 89 की अपहेल्ड की गई, डायरेक्ट किया गया कि जो है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए एडीआर का, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। हम इसको प्रॉपर इश्यूज़ के साथ आगे भी पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको आगे नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का केस, ये अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है। 89 के स्कोप को जो है उन्होंने क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा कि नॉन एडजुडिकेटरी प्रोसेस जो है मीडिएशन और कंसिलिएशन उन्हें जो 89 में रेफ़र किया जाना चाहिए। अलग अलग केस आए, फैमिली कोर्ट को डायरेक्ट किया गया कि वो मीडिएशन बनाए, ठीक है, पहला रिजॉर्ट बनाए मीडिएशन को कि जैसे फैमिली मैटर्स जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो है वो सॉल्व किए जाएँ, वरना बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना। और मीडिएशन में भी होती तो बहुत गंदी तरह से है, बट रिजॉल्व किया जाए मीडिएटर के थ्रू। फिर उसके बाद आया बूज एलन जिसने ना आर्बिट्रेबल एंड नॉन आर्बिट्रेबल डिस्प्यूट्स के बीच में जो है वो जिक्र किया। जब हम बहुत डिटेल में सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना, जब हम टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे तो बूज एलन की जजमेंट हम बहुत अच्छे से करेंगे, इसमें बड़े सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसलिए हमने कहा कि वक्त के साथ एडीआर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया इंडियन लीगल सिस्टम का, ठीक है, जैसे हमने रिकॉग्नाइज़ किया एडीआर जो ऑफर कर रहा है इफेक्टिव जस्टिस के लिए ये बहुत ज़रूरी था, हमें प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। आपको क्वेश्चन को ऐसे उठाना है कि पहला पार्ट क्या कह रहा है, एडीआर क्या है, मोड्स क्या हैं, कैसे इवॉल्व हुआ, क्या इसकी ज़रूरत है, इस तरह से आप आंसर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी आप लैग करेंगे, राइट। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो हमें कहते हैं एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड फाउंडेशन ऑफ एडीआर इन इंडिया। देखो वही वाली बात आ गई जो पिछले क्वेश्चन में था, कैसे एडीआर प्रमोट हुआ, पर क्वेश्चन का बस लैंग्वेज जो है बेटा वो बदल गया, ठीक है, कैसे उसको गारंटी किया गया, कैसे जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करता है एडीआर। तो कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ इतना हुआ है कि क्वेश्चन का बस बेटा लैंग्वेज चेंज हो गया है, आंसर विल रिमेन द सेम। तो देखो एडीआर जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली सपोर्टेड है, लीगली जो है वो एंडोर्स्ड है, उसमें अलग अलग तरीके बताए गए हैं। देखो क्या है, स्पीडी है, स्पीडी जस्टिस को प्रमोट करता है, इनएक्सपेंसिव है, असेसिबल जस्टिस है, पर्टिकुलरली सिविल, कमर्शियल, फैमिली और इवन कंपाउंडेबल क्रिमिनल मैटर्स को डील करता है। एक ही चीज़ आप एक पैराग्राफ समझ लेंगे तो आप आंसर अपने आप लिख पाएंगे। वही सेम बातें बेटा, वही सेम बातें जो हैं वो चल रही हैं, ठीक है। द फाउंडेशन एंड लेजिटिमेसी ऑफ एडीआर मैकेनिज्म्स इन इंडिया कैन बी ट्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखा जा सकता है। आगे आ जाओ, देखो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी को बेटा गारंटी किया गया बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एडीआर जो है वो इनेबल करता है कि जस्टिस मिले। एडीआर के जो फोरम्स हैं, लोक अदालत हो गए, मीडिएशन सेंटर्स हो गए, वो इंश्योर करते हैं कि क्या कहते हैं कि किसी को डिप्राइव ना किया जाए, जो है क्या कहते हैं सबको जस्टिस मिले। मैक्सिमम है ना, जस्टिस डिले हो सकता है, जस्टिस डिनाई नहीं हो सकता, पर एडीआर कहता है जस्टिस डिले भी ना हो और जस्टिस डिनाई भी ना हो, सबको मिले और क्या कहते हैं बिल्कुल चीपर प्राइसेस पे मिले, बहुत एक्सपेंसिव ना हो, हर कोई एक्सपेंसिव चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। आर्टिकल 21 हमें कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो राइट टू फेयर, स्पीडी एंड इम्पार्शियल ट्रायल, कि डिले इन ट्रायल नहीं होना चाहिए, वो डिनाइल ऑफ जस्टिस है। एडीआर जो है वो स्पीडी ट्रायल के बारे में बात करता है। हमारे पास एक हुसैनरा खातून का केस था, हमने जो है इसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया था
कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीडी ट्रायल जो है वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, तो आप इसको यहाँ लिखेंगे। फिर अभी हमने किया ना 39A असेस टू जस्टिस स्पीडी जस्टिस, तो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, हालांकि इन्फोर्सेबल नहीं है बट हम इसे फॉलो करते हैं अपने उसमें, जो कहता है इक्वल जस्टिस होना चाहिए, फ्री लीगल एड होना चाहिए, ठीक है, लीगल एम्पावरमेंट के लिए जो है ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद आप बता देंगे कि स्टैट्यूटरी और जुडिशियल रिकॉग्निशन कैसे है, 89 CPC का हो गया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट हो गया, तो सब में कुछ ना कुछ बताया गया है कि 1999 के अमेंडमेंट के साथ इसको किया गया, कोर्ट को मैंडेट किया गया, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन अडॉप्ट किए गए मेथड्स को कि ये जो है ना हो सके, ठीक है, डिले ना हो सके, तो 89 की लैंग्वेज हमने लिख दी। फिर हमने पढ़ा ना कि हमारे पास लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है, आर्टिकल 39A भी आया, हमारे पास लोक अदालत भी हैं, फिर हमारे पास आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट भी है जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बताता है कि व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन, व्हाट इज़ कंसिलिएशन, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है, तो धीरे धीरे सब कुछ आया, ठीक है ना, कि जो लिटिगेशन प्रोसेस कोर्ट में चलते हैं उनको हटाकर हमने एक बाईपास क्रिएट कर दिया कि आप जो है ना क्या कहते हैं, देखो बेटा एक चीज़ समझो, व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन, व्हाट इज़ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आप रोड से जा रहे हो, बहुत ट्रैफिक है, बड़ी दिक्कत है, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक बाईपास बना दिया कि ट्रैफिक ना हो, चले जाएं, तो कोर्ट में बहुत ट्रैफिक है तो हमने एक बाईपास बना दिया, सिविल लॉ हैं, कमर्शियल हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, तो आप बाईपास यूज़ कर लो ना, कोर्ट में क्यों जाना है, स्पीडी जस्टिस है, इनएक्सपेंसिव है, सब कुछ है, तो यूज़ दैट। तो ADR इज एक्टिंग एज व्हाट, एज बाईपास। जुडिशियल एंडोर्समेंट जो है वो लैंडमार्क जजमेंट्स के थ्रू आ गया, 89 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो है वो अपहेल्ड किया, डायरेक्ट किया कि क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस किया, ADR के की जस्टिस होना ही चाहिए। उसके बाद एफकॉन्स वाला जजमेंट आ गया, ठीक है, तो क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। उन्होंने कहा कि मीडिएशन एंड कंसिलिएशन स्पेशली अप्रोप्रिएट हैं सिविल डिस्प्यूट्स के लिए, पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए, स्पीडी जस्टिस के लिए। MP स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस प्रतीक जैन आ गया, जिन्होंने रीअफर्म किया कि लोक अदालत जो है ना वो बाइंडिंग, जो भी उनके डिसीजंस आते हैं दे आर बाइंडिंग इन नेचर। उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल स्टैचुटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी दी गई है, इसको रिकॉग्निशन मिला है। के श्रीनिवास का केस हमने अभी किया ही है, तो आप जो है इन सब चीज़ों को देखेंगे, आप सब जो है इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो कैसे ADR जस्टिस प्रोवाइड करता है, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट। एग्जाम्पल लोक अदालत, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, स्पीडी रेजोल्यूशन है कि क्या कहते हैं कि पेंडेंसी को रिड्यूस करता है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इनफॉर्मेलिटी है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है कि ये ड्राफ्ट करके देना है, वो ड्राफ्ट करके देना है, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद लोकलाइज एक्सेसिबल मैकेनिज्म्स हैं, कोई अपील भी नहीं है लोक अदालत में, तो जुडिशियल बर्डन भी कहीं ना कहीं वो रिड्यूस होता है। तो आप इस तरह के पॉइंट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने में डाल सकते हैं। मैं आपको ज़रूरी नहीं है बेटा कि आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है, पर आप ऐसे पॉइंटर्स डाल सकते हो, ठीक है। तो बस आप कंक्लूड कर देंगे कि क्या कहते हैं कि वो बस इसी वजह से ही होंगे जब वो फेयरनेस, इक्वालिटी और जस्टिस देते हैं, कॉस्ट जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, सारी चीज़ें बता देंगे। दिस इज़ इट, राइट। तो लेट अस कम टू दी थर्ड क्वेश्चन। अब उन्होंने पूछा कि क्रिटिकल नोट बताओ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पे और क्या इसका सिग्निफिकेंस है ADR को प्रमोट करने में। मैंने आपको कहा ना कि मैंने आपके यूनिट के वाइज बच्चे हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन लिया है। तो हमारे पास लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट था तो हमने ले लिया। देखो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में आया, इसको इनैक्ट किया गया कि स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिले, लीगल एड मिले, असेस मिले, जस्टिस मिले, ठीक है, और ना क्या कहते हैं पर्टिकुलरली फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो बहुत पैसा नहीं जिनके पास है, जो बहुत नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक ये लैंडमार्क लेजिस्लेशन हम कह सकते हैं जिसका प्राइमरी फोकस था कि क्या कहते हैं डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए जाएं लोक अदालत के थ्रू। तो अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊं कि कोर्ट के सिस्टम के बाद अगर किसी चीज़ ने सबसे पहले ADR को प्रमोट किया है तो वो यही एक्ट है जिसने लोक अदालत को प्रमोट किया, ठीक है। तो अब जो है ना ये जो है क्या कहते हैं डायरेक्ट करते हैं कि इंश्योर करें कि सबको जस्टिस मिले, सबको फ्री लीगल एड मिले। तो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या थे कि फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज जो वीकर सेक्शन को मिले, जस्टिस मिले, ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी जो नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट हर लेवल पे हो, सेटलमेंट्स को जो है वो हम प्रमोट करें। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आते हैं इस एक्ट के मेजर प्रोविजंस क्या है। मैं ये तो नहीं कहूँगी आपको सेक्शन नंबर याद करने हैं, पर अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेक्शन 3 बात करता है कि हमने नालसा को कॉन्स्टिट्यूट किया, दैट इज़ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, अपेक्स अथॉरिटी है लीगल एड के लिए, ठीक है। इसको चेयर करते हैं, इसके जो इस पर मतलब जो इसको हेड करते हैं दैट इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन कम सेक्शन 6 जो है स्टेट लेवल पे SLSA, ठीक है,
स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं लीड करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आइए, उसके बाद आता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी डू हैव DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। देन वी हैव तालुक लीगल सर्विसेज कमेटीज, जो ग्रास रूट लेवल पे, तालुक लेवल पे जो है इसको डील करती हैं। कैसे जो है वो लोक अदालत का ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए, कोई भी लीगल मैटर जो कि कोर्ट में पेंडिंग है या प्री लिटिगेशन, उसे आप लोक अदालत में रेफर कर सकते हैं। मतलब कि नॉट लोक अदालत, आप इन SLSA में, DLSA में, और ना क्या कहते हैं नेशनल नालसा में, इन सब में रेफर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कंसेंट ऑफ द पार्टीज रिक्वायर्ड है। जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं। तो अब कैसे कॉग्निजेंस लिया जाता है, जुरिस्डिक्शन कैसे लिया जाता है, तो पेंडिंग केसेस को देखते हैं, प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को देखते हैं। ये जो है नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस को बिल्कुल नहीं देखते, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिमिनल ऑफेंसेस को तो बेटा कोई ADR का मैकेनिज्म नहीं देखेगा, कंपाउंडेबल है तो देखेगा, बिना कंपाउंडेबल का तो बच्चे कोई नहीं देखेगा। ठीक है, तो अवार्ड को जो है वो डिक्री सिविल कोर्ट की तरह माना जाता है, बाइंडिंग होता है, कोई अपील इसके लिए नहीं होती है, सबसे अच्छा पॉइंट है। उसके बाद आते हैं परमानेंट लोक अदालत, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए की जाती हैं, ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, टेलीग्राफ एक्सेट्रा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं, ये उस तरह की लोक अदालत हैं जिसमें आजकल आप अपने चालान वगैरह क्लियर कराते हैं। ठीक है, तो देखा जाता है मैरिज पे चीज़ें, CPC और इंडियन एविडेंस एक्ट के को नहीं देके नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। क्या सिग्निफिकेंस है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है ADR का, क्योंकि हमने इस एक्ट को ले आए हैं, बिल्कुल असेसिबल है क्योंकि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए, डिसएडवांटेज पोर्शन सेक्शंस के लिए वो बड़ा अच्छा है, स्पीडी और कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि वो कोई कोर्ट फीस चार्ज नहीं करते, और ना क्या कहते हैं बिना एक लंबे ट्रायल के जो है वो इन केसेस को डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं जो है ये कोर्ट बर्डन को बेटा क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। प्री लिटिगेशन सेटलमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो कोर्ट में केसेस को जाने से ना रोकते हैं। तो ऑब्वियसली कोर्ट का बर्डन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह सकते हो कि कम हो रहा है। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट्स आ जाओ। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जलर सिंह क्लैरिफाई किया कि लोक अदालत कैन ओनली सेटल मैटर्स थ्रू कॉम्प्रोमाइज। ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर फैमिली डिस्प्यूट है या कोई और डिस्प्यूट है, कॉम्प्रोमाइज ही सेटल होगा, पर बिचौलिया कहते हैं ना, हम बैठ के वो आपका करा देगा। ठीक है, तो मैरिट्स पे क्या कहते हैं कि इट कैन नॉट डिसाइड केसेस ऑन मैरिट्स एक्सेप्ट फॉर परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत के थ्रू मैरिट्स पे जो है वो केसेस को डिसाइड होगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिन्होंने परमानेंट लोक अदालत की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड किया, कहा कि क्या कहते हैं कि आर्टिकल 21 को बिल्कुल वॉयलेट नहीं करते हैं, नेचुरल जस्टिस और पार्टीज की कंसेंट पर ही बेटा ये जो है वो बेस्ड है। फिर आते हैं MP स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, प्रतीक जैन का केस था। उन्होंने कहा कि जो लोक अदालत का ऑर्डर वो फाइनल है, कोई अपील नहीं होती, सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह ही होता है। तो अगर हम देखें, इसका इवैल्यूएशन करें, व्हाट आर दी स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर दी चैलेंजेस, तो हमने कहा स्ट्रेंथ क्या है, डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी को जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रोवाइड करता है थ्रू फ्री लीगल एड। ठीक है, जुडिशियल बैकलॉग को जो है वो रिड्यूस करता है। परमानेंट लोक अदालत को जो है वो एक हाइब्रिड मोड दिया है कि भी क्या कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि कंसिलिएशन या एडजुडिकेशन दोनों ही हार्मनी को जो है वो प्रमोट करता है। क्या चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं स्लाइटली, ऐसा है नहीं, बताने के लिए बता रही हूँ, क्वालिटी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। ठीक है, समटाइम्स क्वेश्चनेबल हो सकता है, एम्बिगिटी कभी कभी जुरिस्डिक्शन के विद रिस्पेक्ट टू आ सकती है, पर और सबसे बड़ी बात है बेटा, लोगों को पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। अब धीरे धीरे होने लगी है क्योंकि पेपर में ये लोक अदालत जो है ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं, तो अब धीरे धीरे होने लगा है। ठीक है, बट पहले लोगों को बिल्कुल भी नहीं थी इन सब चीज़ों की आदत, पर अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो एक कोर स्टोन है ये इंडिया के लैंडस्केप का, ये क्या कहते हैं 39A को हमने डील किया, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे और बस ख़त्म, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो आपको इतना सब पढ़ने के बाद पता चल गया होगा कि ADR क्या है, क्या मैकेनिज़म्स हैं, कैसे इसको इवॉल्व किया गया, कैसे इवॉल्व हुआ, किस तरह से ये जो है वो चला। ठीक है, कैसे फिर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का जो है वो इसमें रोल रहा। अब आते हैं कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ सेक्शन 89 ऑफ CPC एंड हाउ डज इट एनकरेज ADR, डिस्कस द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 89 एंड सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें बड़े सारे एक्ट्स लिखे थे ना, उसमें लिखा था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, उसमें लिखा था क्या कहते हैं CPC। तो बच्चे हमने क्या किया, हमने ना जो है वो CPC को
हमने जो है ना क्या कहते हैं सीपीसी को ले लिया, ठीक है। आ जाओ, तो अब हमने कहा सेक्शन 89 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, हम इसे पहले पढ़ चुके हैं, फोर्स में ये 2002 में आया। ये एक जुडिशियल रिफॉर्म मेजर है, एडीआर मैकेनिज्म्स को जो है वो प्रमोट करता है। 89 के इस चीज़ को आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम इस एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट, मीडिएशन, सब चीज़। 89 का क्लॉज 2 स्पेसिफाई करता है हाउ द मैटर शुड बी डेल्ट अंडर ईच ऑफ द एडीआर मेथड्स, रेलेवेंट लॉज के बारे में बात किया है। और इस तरह से आप इसको एक बार रीड कर लेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है कि जुडिशियल एफिशिएंसी क्या है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है, स्पीडी और कॉस्ट इफेक्टिव है, एमिकेबल सेटलमेंट्स हो जाती हैं। वही सेम पॉइंट्स हैं, वही सेम पॉइंट्स हैं, क्योंकि बेटा पर्पस तो एक ही रहेगा ना, पर्पस तो एक ही रहेगा, पर्पस तो बच्चे कभी चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद वो आपको कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स क्या हैं, वो आपको कहते हैं कि कहीं ना कहीं फॉर्मल जस्टिस सिस्टम और इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम के बीच की एक वो जो है वो आप कह सकते हो कि एक वो जो है वो पॉइंट है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो उसके बाद ना क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि 89 जो है वो कैसे इनकरेज करता है एडीआर को। हमने कहा कि एक मैंडेटरी कोर्ट रेफरेंस है, ठीक है। कोर्ट जो है वो बिफोर प्रोसीडिंग ट्रायल कोर्ट को जो है वो कंसिडर करना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि कोर्ट को पूछना चाहिए कि आप जो है वो आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हो, आप एडीआर मैकेनिज्म लेना चाहते हो, क्योंकि बेटा हर आदमी को, हर इंसान को पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई मैकेनिज्म है। तो ये जज साहब का रोल है कि जज साहब को बताना चाहिए कि भी क्या कहते हैं ना कि भाई ऐसा ऐसा एक मैकेनिज्म है, आप कोर्ट में आना चाहते हो, आप वहाँ जाना चाहते हो। कई बार ना मतलब कि कोर्ट ऐसी गलती कर देती है, तो हमें इन सब चीज़ों को बेहद अच्छे से ध्यान में लेके चलना है। तो वी हैव मल्टीपल एडीआर ऑप्शंस, ठीक है, हमारे पास ये सारे एडीआर ऑप्शंस हैं, कैसे जो है ये चलता है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान में रखेंगे, कैसे कंसेंट बेस्ड है। देखो बिना पार्टी की कंसेंट के कभी कोई काम नहीं हो सकता। इफ़ आई टॉक अबाउट आर्बिट्रेशन तो बेटा पार्टीज ही कंसेंट देती है, पार्टी आर्बिट्रेटर चूज करती हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख के चलिए, समझे। चलो, तो अब आते हैं हम सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन के केस पे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। बैकग्राउंड क्या है कि 89 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो कहीं ना कहीं इसमें चैलेंज की गई थी। कोर्ट ने जो है वो कंसर्न रेज किए कि कुछ प्रैक्टिकलिटी और क्लैरिटी पे सवाल थे कि क्या कोर्ट जो है एडीआर प्रोसेसेस को रेफर करे नहीं करे। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड करते हुए कहा कि बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो एडीआर अंडर सेक्शन 89 है वो बताता है 14, 21, 29 और उसके साथ है उनको वॉयलेट बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। 89 जो है वो मैंडेटरी है, कोर्ट को कंसिडर करना ही करना है ट्रायल में जाने से पहले, समझे। अब आ जाओ, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या कहते हैं कि कोर्ट को एक्सप्लोर करना है एडीआर को। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उनका डिस्क्रिशन है, बट उनको बताना ज़रूर है। क्लैरिफिकेशन है प्रोसीजरल इश्यूज़ पे कि आपको जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। फिर ना इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग है, हमने एम्फेसाइज किया है, जजेस लॉयर्स को हमने सबको बताया है कि एडीआर एक मैकेनिज्म है। और अब तो आपको मैं बताऊँ, मुझे नहीं पता कि आपके स्टेट में ऐसा है कि नहीं है, बट ना अपना बहुत सारे स्टेट्स में तो वी डू हैव एडीआर सेंटर्स, अलग से वी डू हैव एडीआर सेंटर्स जो इन सब चीज़ों को जो है वो ध्यान में रख के देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो डिटेल गाइडलाइंस इशू की गई, मॉडल मीडिएशन रूल्स को जो है वो फ्रेम किया गया, ठीक है। उसके बाद बहुत रिलेटेड वही सेम जजमेंट्स हैं। तो एफकॉन्स की जजमेंट है जिन्होंने इस प्रोसेस को बताया कि एक अग्रीमेंट की जो है वो रिक्वायरमेंट है। और ये सारी बातें ना अभी आप यूनिट 2 यूनिट 3 में भी पढ़ोगे कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है ना। आर्बिट्रेशन में कितने लोग ज़रूरी हैं, बाइंडिंग है, कब अपील होगा, ये सारी चीज़ें आगे आने वाली यूनिट में पढ़ोगे, तो टेंशन नहीं लेना, सब कुछ हम कवर करेंगे अलॉन्ग विद द केस लॉ, ठीक है। तो उसके बाद हमने कोर्ट्स को प्रायोरिटाइज किया कि मीडिएशन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को अपने 89 के थ्रू सॉल्व करो, इतनी लंबी लंबी उसमें क्यों जाना है। तो अब क्या क्रिटिसिज्म था, देखो पुअर ड्राफ्टिंग और लीगल एम्बिगिटी थी, चीज़ें क्लियर नहीं थी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेंड मीडिएटर्स हमारे पास नहीं थे, ये तब की बात है। अब तो वी डू हैव मीडिएशन कोर्सेज, अब तो आर्बिट्रेटर के भी अलग से कोर्सेज होते हैं। तो नाउ एवरीवन इज ट्रेन्ड, बट दैट टाइम नो वन इज ट्रेन्ड। तो अब वक्त के साथ देखो जब कुछ नया आता है ना तो नया सबको दुख देता है, बट वक्त के साथ बेनिफिशियल होता ही होता है, ठीक है। तो फिर ना डिले इन इम्प्लीमेंटेशन, तो अब हमने कहा कि ना कि क्या कहते हैं, उन्होंने ना इस चीज़ को क्लैरिफाई किया सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन के केस ने। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ट्रेनिंग एंड मॉडल रूल्स को, ग्रेजुअल ग्रोथ जो है उसको प्रमोट किया। तो बस आप बता देंगे किस तरह से 89 जो है वो पिक्चर में आया, किन केसेस का रोल है और क्या कहते हैं एडीआर क्यों इम्पोर्टेंट है, समझे मेरी बात को। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आए कि क्या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होता है,
आर्बिट्रेशन और क्या इसके एसेंशियल फीचर्स हैं। लो अब हम आगे, हमेशा के लिए याद रखना सेक्शन 7 आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को बच्चे डिफाइन करता है। सेक्शन 7 जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को डिफाइन करता है। चैप्टर 2 में ये बताया गया है। आप इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस पर हमेशा 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 ऐसा मैंने आज तक कभी कोई लॉ स्कूल नहीं देखा जिस पे इस पे क्वेश्चन नहीं आया हो, समझे? तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो अब आ जाओ, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का मतलब है ऐसा अग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट्स व्हिच हैव बीन अराइजन, जो अराइज हो चुके हैं, which may arise, जो अराइज हो सकते हैं, between them in respect of a defined legal relationship whether contractual or not। आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मेरे लिए ये काम करोगे, पर आपने एक क्लॉज भी डाल दिया कि भाई अगर ब्रीच होता है तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। अभी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, सीट एंड एवरीथिंग, कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है। तो या तो कुछ अराइज हो गया, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई चलो हम तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे, या कुछ होगा, आपने पहले ये क्लॉज बना लिया है। तो ये सब चीज़ जब जहाँ लिख देते हैं हम, तो इट इज़ ऑल इज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। देखो जब हम बोलते हैं हैव अराइजन तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे लिख रहा है मे अराइज तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो आई होप इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो आगे बढ़ें। तो एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या है? एक रिटर्न अग्रीमेंट है बिटवीन दी पार्टीज, जहाँ पर आप प्रेजेंट और फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है वो रिजॉल्व करना चाहते हो, और आप कोर्ट्स में नहीं जाते हो, समझे? आगे आ जाओ अब। तो हमने कहा कि क्या फॉर्म्स ऑफ आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो है वो एक क्लॉज जो है वो सेपरेट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। हम ये तो नहीं कहेंगे कि क्या कहते हैं कि आप एक अलग से ऐसा कुछ लिखो, पर अगर आप एक कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो उसमें क्लॉज डाल लो, तो हम उसे आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी कह देंगे, ठीक है? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, इस बात को बच्चे आप ध्यान रखना। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, पार्टीज के साइन होने चाहिए, लेटर्स, टेलीग्राम, सबके थ्रू जो है वो एक्सचेंज होना चाहिए। और इसमें क्लेम डिफेंस वेयर वन पार्टी एलिजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, द अदर डज नॉट डिनाई इट। वो आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक पार्टी ने जो है हाँ कर दी कि देखो आप समझो, क्या वो आपको कह रहे हैं कि दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए। कोई डिस्प्यूट जो कि अराइज हो चुका है या फ्यूचर में अराइज होगा वो आपको लिखना है, राइटिंग में होना चाहिए, अलग से एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होना चाहिए, या अलग से एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी हो सकता है, राइटिंग में हो, साइन बाय दी पार्टीज हो, एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है? पार्टीज की कंसेंट होना चाहिए, और किसी ने भी डिनाई नहीं किया होना चाहिए। एक पार्टी तो कह रही है कि मैं चाहूँगी, दूसरी पार्टी कह रही है मैं नहीं चाहूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे आ जाओ। A reference in a contract to a document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement if the reference is such to make that clause part of the contract। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको arbitration agreement मान लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि that it is a part of that agreement। फीचर क्या है? इंटेंशन टू आर्बिट्रेट है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लो। लीगल रिलेशन क्या है? स्कोप ऑफ डिस्प्यूट्स क्या है? राइटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? सर्टेनिटी और क्लैरिटी क्यों है? सिग्नेचर नॉट मैंडेटरी, हम इसे भी देखेंगे। पार्टीज क्लियरली अपने डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करना चाहती हैं, ये बात वो लिख देती हैं। अग्रीमेंट जो है वो एक डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप से जो है वो एग्जिस्ट होता है। पार्टनरशिप होगी, एजेंसी हो गई, आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिकवरी ऑफ मनी का है, ब्रीच हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ, ठीक है? मैंने कहा, आपने कहा कि मेरे बच्चे का बर्थडे आप केक बना के भेजेंगे, अगर आपने नहीं भेजा, कुछ हो गया, तो हम यहाँ पर जाएंगे डिस्प्यूट के लिए, एवरीथिंग, ठीक है? तो क्या कहते हैं वो आर्बिट्रेबल डिस्प्यूट्स के बारे में बात करते हैं। राइटिंग में होना बच्चे इसका बिल्कुल मस्ट है। कोई भी क्लॉज वेग और एम्बिगस नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं एज लॉन्ग एज कम्युनिकेशन एंड कंडक्ट शोज कंसेंसस, तो इतनी ज़रूरी नहीं है, तो इतना ज़रूरी नहीं है, बट आपकी कंसेंट, आपका जो है वो कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी ने लिख दिया, दूसरी पार्टी उसको डिनाई करिए, तो कहीं ना कहीं और कंसेंट इज रिक्वायर्ड। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, द एंटायर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, द एंटायर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट रिवॉल्व अराउंड वन थिंग, डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टीज। ईच एंड एवरी स्टेज देयर इज अ डिस्क्रिशन ऑफ पार्टीज। पार्टीज की डिस्क्रिशन है, पार्टीज अग्री हैं तो आर्बिट्रेशन में जा रही है, पार्टीज अग्री हैं तो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर रही है। एवरीवेयर इट इज डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट केसेस पे आते हैं। वी डू हैव के मोदी एंड के मोदी का केस 1998 का, जिसने कहा कि वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है, क्लियर इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है? जुडिशियल डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ठीक है? उन्होंने कहा कि अगर कोई क्लॉज वेग है या फाइनलिटी लैक कर रहा है तो वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है। लेट्स सपोज उन्होंने लिख दिया कि हम जाएंगे, शायद जाएंगे,
शायद तो वेग हो गया ना, हम जाएंगे ही जाएंगे, मस्ट, वी विल गो मस्ट टू दी आर्बिट्रेशन। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने कहा कि क्या कहते हैं कि इस तरह से इंटेंशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। फिर हमारे पास आया कि आर्बिट्रेशन क्लॉज जो है वो अनरजिस्टर्ड है, अनस्टैम्प्ड है, तो एनफोर्सिएबल नहीं है। अगर वो ड्यूली स्टैम्प होना चाहिए, बेसिकली बेटा आपकी कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। प्रिजम्पशन आर्बिट्रेशन के फेवर में ली जाएगी, कोर्ट जो है वो इंटरवीन करेगा, बताएगा कि क्या कहते हैं कि ये मैटर अगर आर्बिट्रेबल है तो आप जाओ, नहीं है तो फिर नहीं जा सकते, वो तो कोर्ट भी देख लेता है, ठीक है। तो a part of larger contract may be standalone contract covered by section 77 clause 2 covered by section 7 clause 1। दोनों ही बातें कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन क्लॉज जो है वो होना चाहिए जिसको 7(2) में किया गया है, और क्या कहते हैं अकेले नहीं होना चाहिए, उसमें होना चाहिए। तो आर्बिट्रेशन क्लॉज और आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में जो है वो डिफरेंस है। क्लॉज 7(2) में बताया गया है, अग्रीमेंट 7(1) में बताया गया है। क्लॉज तो ये है कि क्या कहते हैं कि आपने एक ऐड कर दिया, अग्रीमेंट ये है कि आपने इंटेंशन अपनी बताई कि येस वी डू हैव इंटेंशन कि भाई हमारा आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट करने का एक इच्छा है, ठीक है। चलो, तो कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी क्लेम, कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी क्लेम जो कि ऐसे हो रही है तो आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल हो सकती है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के थ्रू हो सकती है, सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, पर इवन आर्बिट्रेटर्स नहीं होंगे। शैल बी न्यू दिल्ली, अब आप इसको ऐसे मत समझ लेना कि ये फाइनल ही है, ठीक है। शैल बी न्यू दिल्ली, आप इसको फाइनल मत समझना, इट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज। तो जब हम सीट पढ़ेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है कि मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या है, जो सेक्शन 7 में बताया गया है, क्लियर बाइंडिंग रिटर्न होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, सब कुछ, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है, कैसे ये डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से डिफरेंस है। अगेन दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत बार बेटा जो है ये एग्जाम में आया हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ, 21F जो है वो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट का हमें बताता है व्हाट इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एक ऐसा आर्बिट्रेशन है जो कि डिस्प्यूट से रिलेट करता है, अराइजिंग आउट ऑफ द लीगल रिलेशनशिप्स। अगर आप अपनी बेयरक पढ़ेंगे तो इट इज 21F जो कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन से जो है वो डील करता है, ठीक है। वो आपको बताता है कि कैसे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल इंडियन लॉ में, या एक पार्टीज जो हैं वो क्या बताएं कि रेजिडेंट ऑफ एक इंडिया की हैं, एक बाहर की हैं, बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंट्री है, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो दैट कम्स इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। पर अगर हम वैसे बात कर रहे हैं तो दैट इज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हमें आपको बताई गई हैं, आप इसे देख सकते हो। अब आपको एक बात बता रहे हैं, जहां पर एटलीस्ट वन पार्टी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट वन पार्टी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बोथ दी पार्टीज। ऐसा हो सकता है कि वन पार्टी इज हियर, द अदर पार्टी इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट वन पार्टी स्टेइंग आउटसाइड इंडिया, तो तब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो है वो पिक्चर में आ सकता है। इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट मैटर, बट नेशनैलिटी, रेजिडेंस, इनकॉर्पोरेशन, पार्टीज, ये सब कुछ जो है वो बेटा मैटर करता है। फीचर क्या है आप इसको देख लीजिए, क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट है, एटलीस्ट वन पार्टी इज फॉरेन, नेशनैलिटी, रेजिडेंट, इनकॉर्पोरेशन, कमर्शियल रिलेशनशिप मस्ट अराइज आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप, मे बी सीटेड इन इंडिया और अब्रॉड, वो पार्टीज की चॉइस होती है, ठीक है। एप्लीकेबल पार्ट्स ऑफ द एक्ट डिफर, कि क्या कहते हैं कि पार्ट 1 किसे डील करता है, पार्ट 2 किसे डील करता है। अगर सीट इंडिया में है तो डोमेस्टिक और इंडियन सीटेड पार्ट 1, और अगर फॉरेन है तो पार्ट 2, ठीक है। आप इसको जरूर ध्यान में रख के चलेंगे। उसके बाद अगर हम पार्ट 1 पे आए तो पार्ट 1 में सीट इंडिया है, फॉरेन पार्टी इन्वॉल्व है, बिल्कुल नहीं है। अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, सीट इंडिया में है तो पार्ट 1 अप्लाई होगा, सीट इंडिया में है, पार्टी एक इंडिया की है। पर अगर फॉरेन सीटेड है, पार्ट 2 अप्लाई होगा, आउटसाइड इंडिया है और फॉरेन पार्टी होगी, बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट आई हैव मेड फॉर यू, सो दिस इज व्हाट आई हैव मेड फॉर यू। और आपको इसको बेहद अच्छे से ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेगा। क्या पता वो आपसे पूछ लें कि कब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन अप्लाई करेगा, कब इंडिया की सीट होगी तो क्या होगा, कब फॉरेन पार्टी होगी तो क्या होगा। तो आपको ये सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान में रख के चलना है। समझ में आई बात आपको? चलिए, तो अब आपके प्रोविजंस की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे रेलिवेंट प्रोविजंस हैं जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन से डील करते हैं। वी डू हैव 21F, वी डू हैव 2 clause 2, वी डू हैव दिस 2 clause 1 ई सब clause 2, जहां पर वो बात करें इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट देखेगी सेक्शन 9, सेक्शन 34, सेक्शन 44 से 52, सेक्शन 53 से 60। अगर कोई अलग से क्वेश्चन आता है, हालांकि वी विल डील विद इट लेटर ऑन, बट अगर अलग से कोई क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए,
तो अब क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, पार्टीज जो है वो इंडिया की होती हैं, यहाँ पर एक फॉरेन पार्टी होती है, सीट हमेशा इंडिया में भी होती है, यहाँ पर इंडिया और अब्रॉड दोनों हो सकती हैं। पार्ट 1 लगता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लगता है। कोर्ट जुरिस्डिक्शन इधर लोकल है, यहाँ पर हाई कोर्ट और क्या कहते हैं एक सुप्रीम कोर्ट भी देख लेती है। डोमेस्टिक अवार्ड जो है वो 36 में दिया जाता है, फॉरेन अवार्ड पार्ट 2 में दिया जाता है। स्कोप क्या है, 34 में जो है वो है इसका स्कोप, और फॉरेन अवार्ड जो है वो उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता मैरिट्स पे, ऑब्जेक्शंस 48 में लगाए जाते हैं। तो कभी कभी 2 मार्क्स में आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बीच में डिफरेंस दो, तो बस आप अगर ऐसे भी दे दोगे तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लैंडमार्क जजमेंट्स पे आ जाते हैं। भारत एल्यूमिनियम मेजर टर्निंग पॉइंट है, पार्ट 1 अप्लाई करता है जब इंडिया की सीट्स होंगी, कोई इंटरिम रिलीफ नहीं होगा, ठीक है, फॉरेन सीटेड होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कि पार्ट 1 अप्लाई करता है ऑल आर्बिट्रेटर्स को, हम जो है वो बात करेंगे कि प्रोसीजर और सब्सटैंटिव लॉ को, ठीक है। उसके बाद वो हमें बताते हैं कि फॉरेन अवार्ड्स लिमिटेड हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि प्राइमा फेसाई वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। रिसेंट लीगल डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, 2015 की अमेंडमेंट हुई जहाँ से हमने इन क्लॉज को ऐड कर दिया, 2019 की अमेंडमेंट हुई तो हमने कहा कि कैसे हम प्रमोट कर रहे हैं, फिर इंडिया की प्रो आर्बिट्रेशन पॉलिसी को हमने किस तरह से किया। तो आप इन सब चीज़ों को बताना चाहें तो बता सकते हैं, तो आप कंक्लूड करके लिख देंगे कि जहाँ पर पार्टीज इंडिया की भी हो सकती हैं, बाहर की भी हो सकती हैं, एटलीस्ट एक पार्टी बाहर की होनी चाहिए, सीट इंडिया की भी हो सकती है, सीट बाहर की भी हो सकती है, कब ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है। अब हम आते हैं कि क्या जो है वो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का आर्बिट्रेटर्स का, समझे। तो अब आप देखो, आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 10 to 15 ये बात करता है, तो 10 और 11 को हम गवर्न करके चलेंगे। 10 आपको बताता है कि पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, इवन नहीं होने चाहिए बेटा, बस इस बात को याद रखना। और यहाँ पे लिख दिया दैट शुड नॉट बी इवन इन नंबर, इवन इन नंबर नहीं होने चाहिए। अगर कोई आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं एक सोल आर्बिट्रेटर जो है वो हो सकता है। केस लॉ क्या है, हेल्ड दैट एन आर्बिट्रेशन बाय इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर इज नॉट ऑटोमेटिकली इनवैलिड अनलेस स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टेड। सोल आर्बिट्रेटर क्या कहते हैं कर सकता है, हम कह रहे हैं इवन नंबर भी कर सकते हैं बट बहुत रेयरली, हमेशा नहीं बेटा, बहुत रेयरली, ठीक है। चलो, तो अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, जो कि हम बात करते हैं कि सेक्शन 11 पिक्चर में आया। उसके बाद जो है आप देखो सेक्शन 11 के की प्रोविजंस 2019 के बाद जो थे वो हमने कर दिया कि पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी में बी अपॉइंटेड, ठीक है। पार्टीज आर फ्री टू अग्री इन केस ऑफ 3 आर्बिट्रेटर, ईच पार्टी अपॉइंट्स 1, फिर दोनों मिलकर एक को अपॉइंट करेंगे। अगर पार्टी फेल हो जाती है 30 दिन में करने में तो 2 आर्बिट्रेटर्स कैन नॉट अग्री, सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करेगी आर्बिट्रेटर को। सोल आर्बिट्रेटर अगर फेल हो जाते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आएगी। अगर कोई प्रोसीजर पे फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं होता, तो फिर क्या कहते हैं जो है मैटर कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट की अपॉइंटमेंट ली जाएगी। कोर्ट का रोल है जो वो है वो कन्फाइन है, वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होना चाहिए, डिसीजन जो है वो सेक्शन 11 में जो लिया जाएगा वो फाइनल होगा। आर्बिट्रेटर्स कैसे होते हैं, आर्बिट्रेशन 2 तरीके के होते हैं, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। हाई कोर्ट यहाँ पर देखता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट देखता है। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि क्या कहते हैं आर्बिट्रेटर जो है उसको बिल्कुल डिस्क्लोज करना है कि उसका पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो इम्पार्शियल हो, ठीक है। जो गाइडलाइंस जो है वो 5th और 7th शेड्यूल में दी गई हैं उनको चेक करना है कि वो इनएलिजिबल ना हो, कि वो इनएलिजिबल बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। सेक्शन 13 बात करता है कि पार्टीज अग्री करेंगी एक प्रोसीजर पे, 14 बात करता है टर्मिनेशन वाले चीज़ से डील करेगी। तो अब हमने बताया कि आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट कैसे होगा, 11 में होगा, जुडिशियल फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आया, वेदर देयर इज अ वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, क्या डिस्प्यूट जो है वो फॉल करता है स्कोप के अंडर, क्या अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो फुलफिल की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें। 2015 के बाद कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो है वो देखा जाएगा, मैरिट्स में उनको ज़्यादा नहीं जाना है। अगर एक पता चल रहा है कि ठीक है एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, ठीक है, तो सफिशिएंट है अगर लिख दिया है। तो हमने कहा पार्टीज इंटरेस्टेड इन द आउटकम ऑफ द डिस्प्यूट कैन नॉट यूनिलेटरली अपॉइंट अ सोल आर्बिट्रेटर, रीइंफोर्स नीड ऑफ इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, देखो बस मतलब ना वो ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्शियल नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियलिटी जो है वो ठीक है, मतलब आर्बिट्रेटर को पार्शियल नहीं होना, उनको डिस्क्लोज करना है कि कभी वो किसी कारण से इनएलिजिबल तो नहीं है, कोई उनका कनेक्शन तो नहीं है पार्टी से। अगर हमें पता चलता है कि भाई आप बायस्ड हो तो फिर आर्बिट्रेशन का जो पर्पस है ना वो डिफीट हो जाता है। तो बस आपको इतना ध्यान में रख के चलना है, तो उसको 7 शेड्यूल के हिसाब से बता देना है कि भाई हम जो है क्या कहते हैं इनएलिजिबल हैं और हम जो है आर्बिट्रेटर नहीं बन सकते,
ठीक है। तो अब इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन और 2019 के अमेंडमेंट्स को अगर आप बताना चाहें तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मैंने आपके लिए इसको डाल दिया है। तो अब आप देख रहे हो मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है कि कैसे आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट होती है। पार्टीज एक प्रोसीजर पे अग्री करती हैं कि हम जाएंगे, अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो वो कोर्ट में जो है वो अप्लाई करते हैं, कोर्ट उनको बताता है, ठीक है। 11 में आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, हाई कोर्ट डोमेस्टिक के केस में, सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेटर के केस में। बेटा आप सोच रहे हो कि ये कैसे है, नाउ वी हैव पूल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, जहाँ से जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेटर उठा के दे देता है, समझे मेरी बात को। सो नाउ वी डू हैव अ पूल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। अब तो हमारे पास अलग अलग जो है ना एक इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं, हम आर्बिट्रेटर को वहाँ से उठाते हैं और दे देते हैं कि भाई चलो तुम मैटर को डिसाइड करो, ठीक है। फिर आर्बिट्रेटर को जो है वो हम अपॉइंट करते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपको क्या कह रहे हैं कि एक बैलेंस है जुडिशियल ओवरसाइट में और एक ऑटोनॉमी क्रिएट करने में। 2015 और 2019 की अमेंडमेंट ने सिग्निफिकेंटली ट्रांसपेरेंसी को और आर्बिट्रेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट किया है। अब आते हैं हम what are the jurisdictional powers of an arbitral tribunal and explain the principle of competence very important। पेपर में आता ही आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। jurisdictional powers of an arbitral tribunal refers to its legal authority to hear and decide disputes related under an arbitration. The principle of competence is a key facet of arbitral autonomy, allowing the tribunal to rule on its own jurisdiction। कोई भी objections है वो parties के थ्रू रेज किया जा सकता है। बहुत ध्यान से समझना, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट का सेक्शन 16 जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल के साथ डील करता है। ये आपको क्या कह रहा है कि एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की क्या कॉम्पिटेंसी है कि वो अपने ही उस पर जुरिस्डिक्शन पे रूल करना। तो 16 क्लॉज 1 आपको क्या कह रहा है, दी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रूल ऑन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इंक्लूडिंग ऑब्जेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू। तो एक बारी मैं आपके लिए सेक्शन 16 पे आ जाती हूँ और मैं आपको सेक्शन 16 का एक बेस बताती हूँ। देखिए सेक्शन 16 जो है वो चैप्टर 4 का पहला सेक्शन है और उसका टाइटल है जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स। वो हमें बताता है कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रूल ऑन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। वो हमें कहता है कि क्या कॉम्पिटेंसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जब वो अपनी जुरिस्डिक्शन पे ही रूल कर सकते हैं। समझे मेरी बात को। तो अब आप देखो वो आपको क्या कह रहा है। वो आपको कह रहे हैं द एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, वेदर द आर्बिट्रेशन क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड, द क्लॉज शैल बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट। अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज जो है वो किसी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे सेपरेट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है तो कोई बात नहीं, बट वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगा के अगर वो वैलिड है तो हम उसको निकाल लेंगे। हम यही बात करते हैं। हमने कहा एनी प्ली दैट द ट्रिब्यूनल लैक्स जुरिस्डिक्शन मस्ट बी रेज्ड नो लेटर देन द सबमिशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। आप जब तक स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं हो जाती तब तक जो है वो आप जो है क्या कहते हैं आर्बिट्रेशन तक जा सकते हो। अ प्ली दैट द ट्रिब्यूनल इज एक्सीडिंग इट्स स्कोप मस्ट बी रेज्ड एज सून एज द मैटर अराइजेस। अगर आपको लग रहा है ट्रिब्यूनल अपना जो है वो चद्दर से बाहर जा रही है तो आप जो है जल्दी से जल्दी आप इस इशू को रेस करेंगे। वो आपको कहते हैं कि अगर ट्रिब्यूनल प्ली को रिजेक्ट कर देता है और कंटिन्यू करता है और अवार्ड पास कर देता है तो अग्रीव्ड पार्टी सेक्शन 34 में उसको चैलेंज कर सकती है। आप ये कह सकते हो कि भाई मैंने तो पहले ही रेस किया था कि वो बायस्ड है पर किसी ने मेरी सुनी ही नहीं, वो एक तरफ चलते रहे। तो व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस दिस इज अ जर्मन ओरिजिन जिसने कहा कि क्या कहते हैं ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो अपने आप ही जो है वो डिटरमाइन कर सकती है अपना जुरिस्डिक्शन। तो हमने कहा इसका रैशनल क्या है, डिले को अवॉइड करना कि कोई कोर्ट इंटरवेंशन ना हो। हालांकि इसका पर्पस जो है वो बिल्कुल लॉफुल था, ठीक है। इसमें हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को पढ़ा कि अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज इंडिपेंडेंट है तो अगर मेन क्लॉज इनवैलिड भी है तो भी आर्बिट्रेशन क्लॉज पे उसका कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये डॉक्ट्रिन को जो है बेटा पढ़ चुके थे। अब आप देख लीजिए कि इसके क्या पावर्स हैं। रूल ऑन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन 16 में है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की क्या बात करें कि ट्रिब्यूनल जो है वो देख सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है सब्जेक्ट मैटर आर्बिट्रेबल है या नहीं है, ये सबसे पहले चेक करना है। बेटा ऐसा कई बार होता है कि सब्जेक्ट जो है ना वो आर्बिट्रेबल नहीं होता तो कोर्ट आपको बता देता है, ठीक है। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये सब्जेक्ट जो है ये आर्बिट्रेशन में जाने के लायक भी है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अगर वो अग्री करते हैं तो इंटरिम मेजर्स जो है वो 17 में हम पढ़ेंगे आगे। फाइनल अवार्ड अगर पास हुआ है तो उसे 34 में चैलेंज किया जा सकता है।
बड़े सारे लैंडमार्क जजमेंट हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था, ठीक है, लेटर ऑन इस तरह से हो गया, कहा कि जुडिशियल फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटर तो बिल्कुल ही नहीं है, जुडिशियल ही है, ठीक है। 16 की पावर को रिटेन किया गया, कहा कि डिस्क्रिशन है, ठीक है ना। फिर हमने इसके जुरिसडिक्शनल इशू को किया। अगर आप इसमें केस लॉ नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप इसके क्लॉजेस के साथ इंडिपेंडेंटली डील कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, कोर्ट को चेक करना है, ठीक है, सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने इस केस में कहा कि ट्रिब्यूनल जो है वो जुरिसडिक्शन के क्वेश्चन को डिसाइड करेगी। तो देखो व्हाट इज द स्टेज, व्हाट इज द प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 16। सेक्शन 16 आपको बड़ी सारी बातें कह रहे हैं कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को सेपरेट कर सकते हैं, कब कोर्ट जो है वो अपने ही जुरिसडिक्शन पे रूल कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको कह रहे हैं बिफोर फाइलिंग द डिफेंस ऑब्जेक्शंस टू जुरिसडिक्शन मस्ट बी रेज, ठीक है। अगर ट्रिब्यूनल रिजेक्ट कर देती है तो ट्रिब्यूनल कैन प्रोसीड विद द अवार्ड। रेमेडी क्या है, 34 में बिल्कुल फाइल किया जा सकता है अगर फाइनल पास हो गया है, और प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट भी किया जा सकता है, अपीलेबल भी है 37(2)। ये सारा प्रोसीजर, ये एवरी प्रोसीजर हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, तो ये आपको आगे जाके ना सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बस आप बता देंगे कि वो जर्मन ओरिजिन का है, वो इस बारे में बात करता है, और उसने हमें जो है ये चीज़ें बताई हैं। समझे मेरी बात को। देखो सेक्शन 16 ना एक बेहद सिंपल सा सेक्शन है जो आपको बता रहा है कि कब ट्रिब्यूनल जो है वो रिजेक्ट कर सकता है प्ली को, पार्टी बार बार उठा रही है, कब वो जो है वो आगे बढ़ सकता है, कब वो अपने जुरिसडिक्शन पे रूल कर सकता है, क्या प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस होता है, दैट इज़ टू डिसाइड इट्स ओन जुरिसडिक्शन, टू रूल ऑन इट्स ओन जुरिसडिक्शन। ये सारी बातें आपको ये मौका भी तो दिया जा रहा है कि अगर वो ट्रिब्यूनल आगे बढ़ रहा है, अवार्ड पास कर रहा है, 34 में चैलेंज कर लो, 37 में अपील कर लो, टर्मिनेट करा दो, कुछ भी करा दो। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर वो अपने हिसाब से आगे चल रहा है तो आप भी पॉइंट रेस कर लो। समझ में आई बात। तो बहुत जल्द मैं आपके लिए यूनिट 2 लेकर आऊंगी, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 भी लेकर आऊंगी, जिसमें ये प्रोसेस आपको बच्चे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको आर्बिट्रेशन का बेसिक मतलब अलग अलग एक्ट्स के साथ समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टेक केयर एवरीवन, बहुत जल्द मिलेंगे यूनिट 2 के साथ। टेक केयर एवरीवन।